वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा आज आपके लिए फिर से लेकर के आ चुका हूं आरओ पीसीएस और बीईओ परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट नंबर ज्योग्राफी का 22 प्रैक्टिस सेट हम लोग ज्योग्राफी के लगा चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सीरीज बहुत हेल्प कर रही होगी एग्जाम में। तो बस मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे बीईओ का पेपर हो, चाहे पीसीएस 2024 का हो, यहाँ से सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत अच्छे से इसको जो है हमें फॉलो करना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 223। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 222 तक डिस्कशन कर लिया है। अभी हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 223 की। देखो भाई आपकी स्क्रीन पर जनजातियों से है, जनजातियों से सवाल पेपर में आता ही आता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए सॉल्व करिए इसको, इसका आंसर। देखो भाई अगर हम इसका आंसर करें तो जनजातियों के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे केरल में कौन सी जनजाति पाई जा रही है ये पूछ रहा है यहाँ पर। चलिए आंसर करते हैं इसका। देखो भाई ऑप्शन है चेचू, लेपचा, डफला और डाफर। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है साथियों चेचू। चेचू जनजाति आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको केरल में। अगर हम अन्य जनजातियों की बात करें तो इनके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है, पेपर में इनसे सवाल आपसे पूछ सकता है। देखो भाई लेपचा की मैं अगर बात करूं तो लेपचा जनजाति आपको मिलेगी भूटान, सिक्किम और दार्जिलिंग में। ये भूटान में भी मिलेगी आपको, सिक्किम में भी मिलेगी और दार्जिलिंग में भी मिलेगी। इन सभी जगहों पर आपको मिलेगी लेपचा जनजाति। डफला जनजाति की अगर मैं बात करूं कि डफला जनजाति कहाँ मिलने वाली है साथियों, तो ये मिलेगी आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगी विद्यार्थियों? अरुणाचल प्रदेश में। और अगर मैं बात करूं डाफर जनजाति की तो ये जनजाति आपको मिलेगी गुजरात में। तो आपको जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो ऑप्शंस हैं उन पे भी हमें निगाह रखनी है, क्योंकि यहाँ से रिपीट होने के चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनसंख्या से जुड़ा हुआ है, सॉल्व करते हैं। यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। ठीक, देखिए इसका जो सही जवाब है साथियों वो मैं आपको पहले बता देता हूं, वो है शून्य जनसंख्या वृद्धि। शून्य जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये है कि ना तो बहुत ज़्यादा जन्म दर है, यानी जितनी जन्म दर है करीब करीब उतनी ही मृत्यु दर है, और बाहर से कोई परिवर्तन या हम कहें बाहर से ना लोग आ रहे हैं और ना ही बाहर को जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि जनसंख्या बिल्कुल जीरो पे चली जाएगी। जीरो से मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या जीरो हो जाएगी, जीरो से मतलब है कि बिल्कुल वहीं रुक जाएगी, ना वृद्धि होगी ना कमी होगी। ठीक है, तो ये है शून्य जनसंख्या वृद्धि, जब जन्म और मृत्यु दर समान हो जाए तो। सही है, और जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसी है वैसी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? शून्य जनसंख्या वृद्धि। इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप जरूर समझिए, इसे हम कहते हैं स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या क्या होती है? स्थिर जनसंख्या तब होती है जब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पे आ जाए। ठीक है, जब टोटल फर्टिलिटी रेट यानी जो
जन्म दर है अगर वो 2.1 पर आ जाए तो इसे कहा जाएगा स्थिर जनसंख्या। ठीक है, क्या होता है ये जरा समझते हैं। देखो, अगर मैं स्थिर जनसंख्या की बात करूं, ठीक है, तो स्थिर जनसंख्या का मतलब है कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग, मतलब इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर हम स्थिर जनसंख्या को देखें कि स्थिर जनसंख्या क्या होती है, तो साथियों स्थिर जनसंख्या तब उत्पन्न होती है जब किसी क्षेत्र का कुल प्रजनन दर TFR 2.1 पे पहुंच जाए। अगर किसी क्षेत्र का TFR 2.1 हो गया तो फिर उस क्षेत्र की आबादी स्थिर हो जाएगी, यानी फिर वो बढ़ना बंद कर देगी। 2.1 का मतलब ये हो गया कि देखिए, एक है माता पिता और वो माता पिता मिलकर के 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वो 2 बच्चे जो है स्थान लेंगे किसका? अपने माता पिता का। जब वो माता पिता समाप्त हो जाएंगे तो 2 बच्चे उनका स्थान ले लेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनसंख्या बढ़नी रुक जाती है और धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। अगर किसी भी देश का TFR इससे भी कम हो जाए, मान लीजिए 1.5 हो गया, तो फिर उस देश की जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी बल्कि जनसंख्या कम होने लगेगी। ज़्यादातर विकसित देशों में TFR 2.1 से कम ही है, इसीलिए वहाँ पर चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, आया आपको समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं, सही है ना। तो स्थिर जनसंख्या कब हो जाएगी? स्थिर जनसंख्या तब हो जाएगी जब TFR कितना हो जाए? 2.1। 2.1 से अगर TFR ज़्यादा हो गया तो जनसंख्या बढ़ेगी, और 2.1 से TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गया तो जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। बड़े बड़े यूरोपियन देश, चाहे जापान ले लो आप, या नीदरलैंड ले लो, है ना, या स्विट्जरलैंड ले लो, यहाँ पर आप देखोगे कि जनसंख्या तेजी से घट रही है। इवन नॉर्थ कोरिया में जनसंख्या घट रही है, लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे। तो ये एक समस्या है। बट भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है, भारत का आदमी धनाधन बच्चे पैदा करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित है। ये पूछ रहा है बेसिक सवाल कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। इस सवाल की भाषा पर मत जाइए, इस सवाल का अर्थ को समझिए क्या है। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है विद्यार्थियों? भारत का मानक समय लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और ये जो जगह है, ये जो जगह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जिस स्थान से हमने भारत का मानक समय लिया है वो है मिर्जापुर। ठीक, आज के समय में भी बहुत सारे लोगों को ऐसा पता है, या बहुत सारी किताबों में आज भी ऐसा लिखा हुआ है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत डेटा है। बताओ, इतने साल से लोग गलत पढ़ते आ रहे हैं। आपको याद रखना है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री रेखा इलाहाबाद के नैनी से नहीं जाती है, बल्कि ये जाती है कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। ठीक है, मिर्ज़ापुर में एक विंध्यवासिनी चौराहा है, वहाँ पर प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजर रही है। तो आपको याद रखना है, इलाहाबाद के नैनी से नहीं जा रही है बल्कि मिर्ज़ापुर से जा रही है। ठीक, चलिए ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ दिया हुआ है एक तरफ दिया हुआ है लौह अयस्क क्षेत्र और एक तरफ दिए हुए हैं राज्य, और इनको सही मिलाने को कह रहा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सही मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। देखो भाई, बादाम पहाड़ कहाँ मिलेंगे आपको? तो बादाम पहाड़ आपको मिलेंगे ओडिशा में। अभी कुछ दिन पहले एक गाना वायरल हो गया था कच्चा बादाम वाला, मुझे जहाँ तक याद आ पा रहा है वो भी शायद किसी क्षेत्र का ही था। लोग किसी भी चीज़ को वायरल कर देते हैं, जनता है भाई, खाली बैठी है, वायरल कर रही है। तो बादाम पहाड़ कहाँ पर है? ओडिशा में है, याद रखेंगे। डल्ली राजहरा, ये जो जगह है ये मिलेगी आपको छत्तीसगढ़ में। ठीक, कुद्रेमुख आपको कहाँ मिलेगा? कुद्रेमुख मिलेगा कर्नाटका में, और नोवा मुंडी कहाँ मिलेगा? झारखंड। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 2, 3, 4, 1
ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। ऑप्शन काकीनाडा, नेल्लोर, आनगोले या विजयनगरम। सीधे सीधे आंसर करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्टली आंसर करेंगे। बंदरगाह नगर पोर्ट सिटी, पोर्ट सिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आंध्र प्रदेश का पोर्ट सिटी है। वैसे तो आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं है कि एक ही पोर्ट सिटी है, और भी है। आपने नाम सुना होगा विशाखापट्टनम, वो भी एक पोर्ट सिटी है ना, याद रखेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है साथियों काकीनाडा। और मुझे याद आ रहा है कि काकीनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस काकीनाडा के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई। जल्दी हम हिस्ट्री क्लास शुरू करेंगे, तभी सारे सवाल मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रधान याम्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है। मतलब यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता है कहाँ से गुजरती है। अगर आपको ये पता है कहाँ से गुजरती है तो फिर आप ये तो कर ही लोगे कि कहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है ना, क्वेश्चन का जो मेन मोटिव है वो समझिए। प्रधान याम्योत्तर रेखा, तो प्रधान याम्योत्तर रेखा किसको कहते हैं साथियों? प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है 0 डिग्री रेखा को। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक, हाँ। अब सवाल ये है कि कितने देशों से गुजरती है, तभी तो आप बता पाओगे कहाँ से नहीं गुजरती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कहाँ कहाँ से ये गुजरती है। लिख देता हूँ उन देशों के नाम यहाँ पर। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इसे उत्तराखंड में समझ लेना, यूके है ये। ठीक है, स्पेन, ठीक, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, और अंटार्कटिका। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ से होकर के गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। तो याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। आपको आंसर करना है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और अंटार्कटिका। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि प्राइम मेरिडियन लाइन कितने देशों से होकर गुजरती है। आपके सामने इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ से नहीं गुजरती है, पूछ रहा है। तो अल्जीरिया तो हो गया हमारा, फ्रांस भी हो गया, स्पेन भी हो गया, एक ही इसमें बचा है जो इसमें नहीं है, और वो कौन सा है? वो है नाइजर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका स्थलबद्ध देश है? देखो, स्थलबद्ध होता है, स्थलबद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। लिख देता हूं यहां पे, स्थलबद्ध क्या होता है? स्थलबद्ध होता है लैंड लॉक्ड, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से अन्य देशों से घिरा हुआ हो। तो स्थलबद्ध देश क्या होते हैं? स्थलबद्ध देश ऐसे देश होते हैं जिनके पास कोई समुद्री सीमा नहीं होती। तो ऐसे देश जिनके पास समुद्री सीमा नहीं होती है और वो चारों ओर से अन्य देशों से घिरे हुए रहते हैं, ऐसे देशों को हम कहते हैं स्थलबद्ध देश। भारत में जो एक पड़ोसी देश है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है नेपाल। नेपाल एक स्थलबद्ध देश का उदाहरण है जिसके उत्तर की तरफ चीन है और दक्षिण की तरफ भारत है और इन्हीं देशों से घिरा हुआ है, उसके पास अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो ऐसे देशों को स्थलबद्ध देश कहा जाता है। अब यहाँ पर अफ्रीका की बात कर रहा है कि अफ्रीका का कौन सा है? ऑप्शन देख लो भाई, अंगोला, चाड, केन्या या सेनेगल।
ये मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाए। देखो इसका सही जवाब है चाड, ध्यान रखना। चाड जो है ये आपका एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। जरा मैप पर एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अफ्रीका ही खुला है सीधे सीधे, देखो भैया। और मजे की बात यह है सीधा सीधा चाड ही खुल गया है। देखिए ये आप देखो, ये आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर की बाउंड्री आ रही है, नहीं आ रही है। अब ये जो आपको रेड कलर की बाउंड्री इसमें दिख रही है, ये जो देश है साथियों, ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूं जिससे आपको बेहतर दिखाई दे। उम्मीद करता हूं थोड़ा दिखाई दे, ब्राइटनेस की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। चलिए मैं इसको आउटलाइन कर देता हूं जिससे आपकी ये समस्या खत्म हो जाए, ब्राइटनेस वाली। चलिए इसको आउटलाइन कर देता हूं मैं जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे ये लाइन। ओके ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये वाली लाइन, ये है हमारा चाड, ठीक है। अब चाड में आप फोकस करिए कि चाड चारों ओर से अन्य देशों से घिरा हुआ है। ये चाड है, सही है, ये चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ है। इसके ये है चाड, इसके इस तरफ आपको मिलेगा सूडान, इस तरफ मिलेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये है कैमरून, ठीक है, ये है नाइजर, ये है सॉरी नाइजीरिया, ये है नाइजर, ऊपर की तरफ है लीबिया, ठीक है, और ये है सूडान। तो ये इधर सूडान है, इधर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये कैमरून है, ये नाइजीरिया है, ये नाइजर है, ऊपर लीबिया है। क्या इसके पास कहीं भी समुद्र है? नहीं है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एक स्थलरुद्ध देश है। और ऐसा नहीं है केवल यही स्थलरुद्ध है, देखो इसका पड़ोसी देखिए आप, ये वाला, ये भी एक स्थलरुद्ध देश है। ये देश कौन सा है? नाइजर है, ये भी स्थलरुद्ध है, ठीक है ना। एक और देख लो, अच्छा इसको देखो, ये जो देश मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ये देश कौन सा है भैया? ये देश है माली। तो माली भी जो है एक स्थलरुद्ध देश है। तो स्थलरुद्ध देश क्या होते हैं? जिनके पास समुद्र नहीं होता, जो चारों ओर से अन्य देशों से घिरे हैं। ये भी, इसके नीचे वाला भी ये देश देख रहे हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये भी स्थलरुद्ध है। इसको देखिए, ये है साउथ सूडान, ऊपर वाला सूडान, ऊपर वाला सूडान है, इसके नीचे आपको मिलेगा साउथ सूडान। तो साउथ सूडान भी स्थलरुद्ध है। तो स्थलरुद्ध देश आपको समझ में आए, वो देश जिनके पास समुद्री सीमा नहीं होती, जो चारों ओर से अन्य देशों से घिरे हुए होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्थलरुद्ध देश। ओके, अब आपको मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब कभी दिक्कत नहीं देगा ये आपको। चलिए ठीक है, बिल्कुल हमारा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे घना देश कौन सा है? चलो आंसर करते हैं सीधे सीधे। देखिए भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे घना देश है साथियों, वो है इक्वाडोर। याद रखना, इक्वाडोर सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला देश है दक्षिण अमेरिका में। ठीक, मैप पर कहाँ है दक्षिण अमेरिका आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अफ्रीका है हमारा, और अफ्रीका से और आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये है उत्तर अमेरिका, बीच में मध्य अमेरिका, और नीचे की तरफ ये जो इलाका आपको दिख रहा है बड़ा सा, इस इलाके को हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका। सही है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे घना जो देश है वो है इक्वाडोर। इक्वाडोर सबसे घना बसा हुआ है। अगर कोई पूछे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों, तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है, इसका तो देखिए, इसका तो आंसर आपको अब मिल ही गया, इक्वाडोर है। लेकिन अगर कोई पूछे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका का है ब्राज़ील। ध्यान रखना, ठीक है, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं क्या? अमेजन के जंगल, जिनमें भी कुछ समय पहले आग लग गई थी,
और अमेजन के जंगल जो है इन्हें कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। क्यों? क्योंकि ये जंगल धरती पर 30% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े या पृथ्वी का फेफड़ा। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कॉर्सिका से घिरे सागर का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है एड्रियाटिक सी, एजियन सी, लुगरियन सी और टेरहेनियन सी। ये मैं आपको मैप पे भी दिखा दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस आप इसको देखिए अच्छे से। चलो अगर हम इसका आंसर करें तो देखिए, इटली, सिसिली और सार्डिनिया के आसपास का जो समुद्र है, जिनसे ये समुद्र घिरा हुआ है, इसका जो आंसर है वो है टेरहेनियन सी। याद रखना, ऑप्शन डी। बाकी ऊपर वाले जो समुद्र है एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। एड्रियाटिक सी और एजियन सी। चलिए मैप पर चलते हैं, थोड़ा सा आ जाए तो आ ही जाए। चलिए एड्रियाटिक सी की तरफ चलते हैं मैप पर सीधे। बिल्कुल, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला इलाका, ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये है एड्रियाटिक सी। ठीक है, एड्रियाटिक सी के पास आपको क्या क्या मिलेगा? अल्बानिया मिलेगा, ये इटली है, ये क्रोएशिया है, ये साल्वेनिया है। ठीक है, हाँ जी, ओके। और एक और देख लेते हैं जो हमारा आंसर है, अब आ जाए तब है। फिर स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, शायद नहीं आ पाएगा। आप लोग इसको सर्च करना खुद से, है ना, स्पेलिंग इसकी टेरहेनियन की। ठीक, ये थोड़ा आप लोग देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व के खनिज तेल भंडार का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, ये पूछ रहा है। कनाडा में, ईरान में, सऊदी अरब में या वेनेजुएला में? देखो भाई, खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार आपको कहाँ मिलेगा? खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार साथियों आपको मिलेगा वेनेजुएला में। वेनेजुएला जो कि एक हम कहेंगे दक्षिण अमेरिकी देश है। ये कैसा देश है? एक दक्षिण अमेरिकी देश है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ना, याद रखना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये सबसे बड़ा भंडारक है, उत्पादक नहीं है। तेल है इसके पास, बट ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा है उसका। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा माइंड में रखिएगा। ठीक है, पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह। पोत भार टनमान यानी वेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि किस बंदरगाह पर सबसे ज़्यादा वेट रहता है। वेट का मतलब जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, विशाल जहाज जिनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमें आंसर करना है। तो वेट के अगर हिसाब से देखोगे तो विश्व का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, सबसे बिजी जो बंदरगाह है, ऑप्शन है बुसान, रॉटरडैम, सिंगापुर और शंघाई। सही जवाब होगा साथियों इसका चीन का शंघाई। ठीक है, ठीक, याद रखेंगे। बुसान की बात करूं अगर मैं, तो बुसान जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, बुसान जो है वो साउथ कोरिया का एक इंपॉर्टेंट सिटी है। सिंगापुर तो अपने आप में देश है। रॉटरडैम जो बंदरगाह है ये संभवतः नीदरलैंड का है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके सही बताना। ठीक है, फोन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की आपको बताना है। फोन कहाँ की स्थानीय पवन है? देखिए, पवनों से पेपर में सवाल आता ही है। ठीक, पछुआ पवनें क्या है, इसके अलावा
वेस्टर्लीज, है ना, चालीसा, पचासा, है ना, इनके नाम भी पेपर में पूछता है। व्यापारिक पवने क्या है ना, प्रचंड, पचासा, चीखता, साठा, है ना, गरजता, चालीसा, ये सब पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसके अलावा जो स्थानीय पवने हैं जैसे विली विली है ना, हरमट्टन है, ये भी पेपर में खूब पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इसका आंसर अगर हम देखें, फ़ोन की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो फ़ोन आपको कहाँ मिलेगी? फ़ोन आपको मिलेगी स्विट्ज़रलैंड में। ध्यान रखें, स्विट्ज़रलैंड में आपको स्थानीय पवन मिलेगी फ़ोन। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण स्थानीय पवनें मैं आपको नोट करा देता हूँ, जिससे आपको वो याद बनी रहे। चलिए बोर्ड पे ले आते हैं। चलिए एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण पवनें आपको नोट कराता हूँ, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। पहला है चिनूक, कहाँ मिलेगी? रॉकी पर्वतमाला पे। और चूंकि ये इसका जो नेचर है वो गर्म है, इसीलिए चिनूक को कहा जाता है हिमभक्षिणी, इंग्लिश में स्नो ईटर, क्योंकि जब ये हवा चलती है तो बर्फ़ पिघल जाती है, तो इसे कहते हैं स्नो ईटर। ठीक, अगली है हरमट्टन। हरमट्टन जो पवन है साथियों, ये चलेगी सहारा में, सहारा मरुस्थल, याद रखना, ये कहाँ चलेगी? सहारा मरुस्थल में चलेगी हरमट्टन। ब्लैक रोलर की अगर मैं बात करूं कि ब्लैक रोलर जो स्थानीय पवन है ये कहाँ चलती है भाई? तो ये चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ता हूं, नॉर्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ चलती है? तो ये चलती है साथियों न्यूजीलैंड में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पवन जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, सांता आना। सांता आना, सांता आना जो स्थानीय पवन है साथियों, ये चलती है कैलिफोर्निया में, याद रखेंगे। इन सबको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इनमें से बहुत हद तक संभव है कि कोई ना कोई आपको मिल जाए। ठीक है, और एक और नोट कर लो इसमें, जो कि मेरी फेवरेट है, विली विली। विली विली नाम का एक चक्रवाती तूफान भी है और विली विली नाम का एक जो है पवन भी है। कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इन सबको आप लोग देख लो, इंपॉर्टेंट है भैया, हो सकता है पेपर में आपको कोई मिल जाए इनमें से। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? फ़ोन कहाँ की हो जाएगी? स्विट्जरलैंड की हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ दर्रे हैं और उसके आगे जो है जगह दे रखी है। ठीक है, चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर इसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, पालघाट दर्रा केरल में है, मैंने दर्रे ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, काफ़ी महत्वपूर्ण। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ जो दे रखा है नाथुला, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है, ध्यान रखना, सिक्किम में, जो कि भूटान से कनेक्ट करता है भारत को। ठीक है, नाथुला पास। साथियों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई दर्रा कब बनता है या दर्रे को कौन बनाता है, तो याद रखना दर्रे को बनाने वाली होती हैं नदियाँ। हमेशा याद रखेंगे, आज जहाँ कहीं भी आपको दर्रा दिखाई दे रहा है, प्राचीन समय में वहाँ कोई ना कोई नदी बहती होगी, क्योंकि नदी जब पहाड़ को काटना शुरू करती हैं तब ही दर्रे का निर्माण होता है। यानी आज जहाँ कहीं भी आपको दर्रा दिख रहा है, ये इस बात का संकेत है कि प्राचीन काल में कोई नदी वहाँ पर बहा करती थी, लेकिन जब वो पहाड़ बन रहा था तो उस नदी ने उसको काटना शुरू किया, लेकिन पहाड़ जब ज़्यादा ऊंचा हो गया तो मजबूरी में नदी को रास्ता बदलना पड़ा और उसका पुराना रास्ता जिस पर वो बहती थी वही बन गया दर्रा। तो दर्रा मतलब नदी के चलने का पुरानी जगह, जहाँ पर नदी पहले चला करती थी वहीं पर बनेगा दर्रा। दर्रा प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित नहीं होता। आगे देखिए भाई,
आगे जो है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। देखो भैया, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, आपको पता होना ही चाहिए। पश्चिमी घाट की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बिल्कुल सही बात है, मोस्टली नहीं बनाती। जैसे अगर मैं यहाँ एग्जांपल लिख दूं तो नर्मदा या ताप्ती, ये दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा बनाने के लिए आपको प्रॉपर जगह चाहिए, खाली स्थान चाहिए। जैसे गंगा जब पहुंच जाती है वेस्ट बंगाल में तो उसके पास काफ़ी बड़ा मैदानी इलाका होता है जिसमें वो बड़ी आसानी से डेल्टा बना सकती है, और वो बनाती भी है। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जिसको हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं। अब ये सुविधा जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, या बेसिकली हम नर्मदा की बात करें, इनके पास नहीं है। क्योंकि नर्मदा जिस जगह से होकर के बह रही है वो जगह बहुत ज़्यादा पथरीली है। जैसे अगर मैं आपको मैप पर दिखाऊं, उम्मीद करूंगा आपको दिख जाए, क्योंकि जो है ब्राइटनेस की वजह से थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको दिखे। तो अगर हम नर्मदा की बात करें तो चलिए थोड़ा जूम करता हूं जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। देखो, अब इस हिस्से को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो हिस्सा मैंने जूम किया है यहाँ पर, ये है हमारी नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश के लोग प्यार से नर्मदा माता भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शायद अभी इतना आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं 3D में करूँगा तो बेसिक आपको ये चट्टानें दिखेंगी। ये देखो, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि इसके दोनों ओर जो है खड़ी चट्टानें हैं। ठीक, नर्मदा के दोनों ओर खड़ी चट्टानें हैं। एक ओर जो चट्टान है ये है विंध्याचल श्रेणी की, और दूसरी ओर जो चट्टान है वो है सतपुड़ा की, और बीच में बह रही है नदी। अब आप मुझे ये बताओ कि जब बीच में स्पेस है ही नहीं, अब पुलिस घूम रही है भाई हमारी सुरक्षा में, अब आप मुझे ये बताइए कि जब नदी के बहने के रास्ते में ही दो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ये नदी अपना रूप विस्तार करेगी कैसे? रूप विस्तार करने के लिए इसको जगह चाहिए, नहीं चाहिए? जगह इसके पास है नहीं, तो इसी वजह से नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है। अब सवाल उठता है कि जब नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती तो फिर क्या बनाती है भाई? तो मेरे बच्चों याद रखना, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती बल्कि क्या बनाती है? हिंदी में कहते हैं ज्वार, नद, मुख, और इंग्लिश में कहते हैं एस्चुअरी। तो ये एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। एस्चुअरी क्या होती है किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एस्चुअरी क्या है। फिलहाल ये ध्यान रखना कि एस्चुअरी बनाती है नर्मदा, डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, मैंने रीज़न आपको बता दिया, याद रखना। अब इस सवाल को आप देखो, अब इसमें कुछ नहीं बचा है भाई। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या दिक्कत है? और कारण वे छोटे मार्ग का, हमने भी क्या देखा, नर्मदा बहुत छोटे से हिस्से में बह रही है। कभी गंगा को मैप पर देखना, ये बड़ा मिलेगा, ये बड़ा हिस्सा, लेकिन ये बहुत छोटे हिस्से में, क्योंकि बीच में जो है पर्वत है, पहाड़ है, पठारी इलाका है, तो इन्हीं से तो होके बह रही है, इसीलिए तो डेल्टा नहीं बनाती। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। सही है ना? तो ये इसका सही जवाब हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है इन सब में? इन सब में आपको बताना है। देखो, जितने भी, याद रखना, जितने भी वलित पर्वत होते हैं, वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन, जितने भी इस धरती पर आपको वलित पर्वत मिलेंगे, जितने भी इस धरती पर आपको फोल्डेड माउंटेन मिलेंगे, इस बात को याद रखिएगा, जितने भी इस धरती पर वलित पर्वत मिलेंगे वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे नवीन पर्वतों के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका जन्म बिल्कुल हाल ही में हुआ है, ये बहुत नए हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हिमालय। आपको लगता होगा अरे हिमालय तो बहुत पुराना है, बट इतना भी नहीं है, धरती से तुलना करोगे तो बहुत नया है। तो हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, एक बहुत ही न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन है जो जस्ट अभी अभी बना है। इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी उम्र जो है बामुश्किल 6.5 करोड़ से 7 करोड़ साल है, धरती के मुकाबले में तो बहुत कम है। तो याद रखना, ऐसे पर्वतों को कहा जाता है वलित पर्वत या फिर नवीन पर्वत, याद रखना। अब यहाँ पे पूछ रहा है नवीन पर्वत कौन सा है,
तो हिमालय को अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा हिमालय में 3 श्रेणियां होती हैं भैया। कौन कौन सी होती हैं? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। हालांकि एक ट्रांस हिमालय भी होता है ना, ये है शिवालिक। तो अब ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है? हमें शिवालिक दिख रहा है, तो शिवालिक इसका सही जवाब हो गया। बाकी की अगर मैं यहाँ बात करूँ, बाकी जो ऑप्शन है इनको अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। विंध्य जो है ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखना, ब्लॉक पर्वत, हिंदी में भ्रंश पर्वत। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। शिवालिक मैंने बता ही दिया, नवीन वलित पर्वत है। और ये जो बचा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये किस टाइप का पर्वत है? अन्नामलाई, ये किस तरह का पर्वत है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। कोणधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वनस्थली में या विषुवतीय वनों में? क्या बताना है हमें? हमें बताना है अधिपादप। देखिए अधिपादप क्या होते हैं? अधिपादप वे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी अन्य पेड़ पौधे की सतह पर अपने को बढ़ाते हैं, अपना विकास करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे वह सहारा और अपने भोजन को, अपने आश्रय को कंप्लीट कर सके। तो याद रखना, अधिपादप ऐसे पौधे होते हैं जो किसी अन्य पौधे की सहायता से अपना विकास करते हैं। इस प्रकार के पौधे मुख्य रूप से आपको कहाँ मिलेंगे? इस प्रकार के पौधे विषुवतरेखीय जलवायु में आपको मिलेंगे, जहाँ पर बड़े पैमाने पे गर्मी पड़ती है और बारिश होती है। तो ऐसे में पौधों के ऊपर इतना ज़्यादा जो है ऊपर जो ट्री कवर हो जाता है कि नीचे वाले पौधे को पर्याप्त मात्रा में जो है जो ऊर्जा है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे में वो अपने जो पड़ोसी पौधे हैं उनसे सहायता लेकर के आगे बढ़ता है। तो ऐसे पौधों को कहा जाता है अधिपादप। इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है आर्किड। आर्किड जो है एक प्रकार का अधिपादप है, ठीक है, क्योंकि आर्किड क्या करता है? आर्किड अपना विकास जो है वो अन्य पौधों की सतह पर करता है। या अधिपादप क्या है? तो वे पौधे जो अन्य पौधे की सतह पर उगते हैं। एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज करूं, अधिपादप क्या है भैया? तो अधिपादप वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों की सतह पर उगते हैं। क्यों उगते हैं? इसलिए उगते हैं जिससे वह आश्रय और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अच्छे ढंग से कर सके। उन्हें एक सहारा मिलता है दूसरे पौधों से, दूसरा अपना भोजन बनाने में आसानी होती है। तो वे सभी पौधे जो आश्रय के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, ऐसे पौधों को हम कहते हैं साथियों अधिपादप, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आर्किड। इस दुनिया में कहाँ मिलेंगे ये? तो ये मिलेंगे आपको विषुवत रेखीय वनों में, याद रखना ये, ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास। चलिए, इसी के साथ ये सीरीज हुई हमारी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ नई जानकारी आपको बहुत सारी इसमें मिली होंगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।